Good morning to all. Me, Dr. Indrajit Kaur, welcomes you again in Virdi Science. So today we will start the next part 2 of population ecology. एक्चुअली पॉपुलेशन इकोलॉजी की इससे पहले भी मैंने लास्ट वीडियो जिसमें पार्ट 1 के अंदर हम लोगों ने स्टडी किया था व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ पॉपुलेशन इकोलॉजी। उसमें इमिग्रेशन, माइग्रेशन एंड ई माइग्रेशन, डिस्पर्शन, ये टॉपिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं एंड व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन इकोलॉजी, जिसमें डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में, डेथ रेट, बर्थ रेट, ये सब हम स्टडी कर चुके हैं। तो इस वीडियो को पार्ट सेकंड को स्टार्ट करने से पहले मैं सभी से यही कहना चाहूँगी कि आप मेरी इकोलॉजी पे सारी वीडियोस जो जितनी भी हैं उनको आप देखें ताकि इससे आपको बेनिफिट मिल सके। तो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट 2 फॉर पॉपुलेशन इकोलॉजी। तो पॉपुलेशन इकोलॉजी में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे डेमोग्राफी। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ डेमोग्राफी? तो डेमोग्राफी इज़ द स्टडी of the vital statistics of a population and how they change over time. एक्चुअली जो डेमोग्राफी होती है वो ह्यूमन पॉपुलेशन की एक स्टडी है। इट इज़ ओनली रिलेटेड विद द ह्यूमन पॉपुलेशन, यानी कि जो मनुष्य की जनसंख्या होती है उसी से रिलेटेड एक स्टैटिस्टिकली, यानी कि सांख्यिकी के आधार पे हम उसको गणितीय आधार पे जब पॉपुलेशन के अंदर उसकी स्टडी करते हैं कि वो उसके अंदर किसी एक गिवन टाइम पीरियड में क्या चेंजेस आए, तो उसे हम डेमोग्राफी कहते हैं। इसके अंदर हम लोग डेथ रेट्स एंड बर्थ रेट, यानी कि मृत्यु दर और जन्म दर के बारे में मेनली पढ़ते हैं। तो जैसे अपने को पता ही है कि हर 10 साल के बाद अपने पॉपुलेशन का सेंसेक्स होता है, जिससे हमें पता चलता है कि 10 सालों में कौन से घरों में घर घर जाके लोग, आप देखते हैं कि आपके पास भी आते हैं कि कितने डेथ हुई, कितने जन्म हुए। तो ये भी डेमोग्राफी ही है। सो नेक्स्ट स्लाइड में देखिए लाइफ टेबल्स। लाइफ टेबल्स का मतलब क्या हुआ? लाइफ टेबल इज़ एन एज स्पेसिफिक समरी ऑफ द सर्वाइवल पैटर्न ऑफ अ पॉपुलेशन एंड फर्स्ट डेवलप्ड बाय द इंश्योरेंस इंडस्ट्री। देखिए लाइफ टेबल्स जो हैं वो एज स्पेसिफिक समरी का मतलब होता है कि हम किसी भी पॉपुलेशन के अंदर एक एज ले लें, जैसे 0 से 5 साल तक के कितने बच्चों का जन्म हुआ और उनमें से कितने सर्वाइव हुए, क्या पैटर्न रहा उस पॉपुलेशन में। तो इसको सबसे पहले इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर डेवलप किया गया and constructed by following the fate of a cohort age class of organisms from birth to death। इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए, यानी किसी भी पॉपुलेशन की लाइफ टेबल को बनाने के लिए हमें फेट का मतलब होता है उसका एक मैप, एक अनुमानित जो मैप होता है और उसको बनाना पड़ता है। उसको हम कोहॉर्ट कहते हैं, स्पेलिंग है COHORT, कोहॉर्ट। तो जिसमें हम एज क्लास के बारे में स्टडी करते हैं कि भाई एक साल में सपोज़ 2020 में कितने मेल पैदा हुए, कितने फीमेल्स पैदा हुए किसी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, और उसमें से जो जन्म हुई है और अगले 5 सालों तक उन्हीं में से कितने जन्म के बाद में उनमें कितनी डेथ्स हुई। तो उसके लिए हमें एक इंडेक्स तैयार करना होता है। उस इंडेक्स को, जो कि स्पेसिफिकली एज क्लास, आयु के आधार पे होता है, उसको ही कोहॉर्ट बोलते हैं। लाइफ टेबल बिल्ट बाय डिटरमिनिंग number of individuals that die in each age group and calculating the proportion of the cohort surviving from one age to the next। जैसा अभी मैंने बताया कि लाइफ टेबल्स को बनाने का यही एक प्रोसीजर होता है जिसमें हम हर तरह के एज ग्रुप को ले लेते हैं और उसमें कैलकुलेट करते हैं कि जितने जन्म लिए हैं बच्चों ने, मेल की बात करें या फीमेल की, पर्टिकुलरली जिसकी भी बात करते हैं, जितना उन बच्चों में, सपोज़ कीजिए फॉर एग्जांपल 1000 बच्चे जो हैं 2020 में 1000 फीमेल जो है वो पैदा हुई हैं, हमने सपोज़ किया है राजस्थान के एरिया में। अब राजस्थान के एरिया में जो 1000 जो बच्चियाँ पैदा हुई हैं उनको कैलकुलेट किया और उनका प्रपोर्शन निकाल के इंडेक्स में नेक्स्ट वो कुछ सालों में ये देखा, 5 इयर्स हैं, कि उनमें से कितनी एक जैसी एज वाले कितने फीमेल जो हैं वो सरवाइव कर रहे हैं।
नेक्स्ट पॉइंट इज डाटा फॉर लाइफ टेबल्स हार्ड टू कलेक्ट फॉर वाइल्ड पॉपुलेशन। देखिए जो लाइफ टेबल्स हैं वो ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए तो बहुत मतलब उसको हम कलेक्ट कर सकते हैं, बट इट इज़ वेरी मच हार्ड टू कलेक्ट फॉर द वाइल्ड पॉपुलेशन। वाइल्ड पॉपुलेशन का मतलब है वन्य जीवों के लिए बहुत हार्ड है, क्योंकि हमें देखिए उसमें नहीं पता चल पाता कि या तो हम लोग इस तरह के मेथड्स को यूज़ करें तो भी हमें नहीं पता चलता, क्योंकि जंगलों में जो वन्य जीव होते हैं वो इधर उधर चले जाते हैं या डेथ हो जाती है, कई बार नहीं मालूम चलता, तो वो हार्ड है प्रोसेस। बट इन ह्यूमन पॉपुलेशन इट इज़ रादर ईजी देन द वाइल्ड पॉपुलेशन टू कैलकुलेट करना कि व्हाट इज़ द कोहॉर्ट बनाना और उसमें कितने सर्वाइव हुए उसके बारे में। अब देखिए इस टेबल में, ये मैं थोड़ा एनलार्ज करके बता रही हूँ, इस टेबल में बेल्डिंग्स ग्राउंड स्क्विल, जिसका साइंटिफिक नेम है स्पर्मोफिलस बेल्डिंग्स, ये टैगा पास पे हैं जो कि सियरा नेवेडा माउंटेन्स इन कैलिफोर्निया में मिलते हैं। तो इसमें आपको दिखाई दे रहा है मेल एंड फीमेल दोनों के बारे में बताया है। इधर इंडेक्स में फर्स्ट देखिए एज स्ट्रक्चर फॉर द ईयर्स, यानी कि एज जो है 0 से 1 साल, 2 साल, 3 साल से लेकर 10 साल तक बनाइए। तो इसमें नंबर अलाइव एट स्टार्ट ऑफ ईयर, यानी कि किसी भी साल का ले लीजिए, तो इन्होंने जिस साल का लिया है उसके अंदर उन्होंने बताया कि उस ईयर में अलाइव का मतलब है शुरू में कितने फीमेल्स इसमें जो हैं वो ज़िंदा रहीं, तो 337 लिखा हुआ है। फिर प्रोपोर्शन अलाइव एट द स्टार्ट वो 1 बना उसका। नंबर ऑफ डेथ ड्यूरिंग द ईयर, उस साल में कितने डेथ्स हुई, तो 337 तो उसमें ज़िंदा रहें और 207 उसमें डेथ हुई फीमेल की, और डेथ रेट बना इसका 0.61। और अगर हम इसका एवरेज एडिशनल लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखें तो वो 1.33 आती है। इसी तरीके से ये सभी सालों का अलग अलग दिया हुआ है। ये एक एग्जाम्पल है, ये जो है डाटा ये एग्जाम्पल है, और इस डाटा को हम लोगों ने कलेक्ट भी किया। तो ये डेमोग्राफी ऑफ बेल्डिंग्स ग्राउंड स्क्विल्ड जो इकोलॉजी के पे 65 94 84 में जो कलेक्ट किया उससे ये लिया गया। अब इसमें जो मेल है, मेल में भी देखिए आप कि नंबर अलाइव एट द स्टार्ट उसमें 337 थे, इसमें 349 है, और इसका प्रोपोर्शन जो है वो 1 ही है, सेम है। बट नंबर ऑफ डेथ्स ड्यूरिंग द ईयर 227, आप फीमेल में देख सकते हैं इट इज़ 207 207, और मेल जो है 227, और डेथ रेट 0.65, और एवरेज जो जा रही है एक्सपेक्टेंसी की 1.07 है। अगर आप इस इंडेक्स में देखेंगे तो फीमेल्स जो देखिए 337, अगले नेक्स्ट ईयर में 252 है, इधर आप देखेंगे वो 248 हैं, इधर आप देखेंगे 127 है। इस तरीके से अगर आप कंपेयर करते हैं तो डेथ रेट में देखिए 207, 125, 60, 32, 16 है, और इधर आप देखिए ये डेथ ज़्यादा हो रही है मेल की, वहाँ 207 है तो यहाँ 227, वहाँ 125, 140, तो आप देख सकते हैं 60 है, इधर 74, वहाँ 32, 23। इसका मतलब कंपैरेटिवली मेल्स जो हैं उनकी डेथ रेट ज़्यादा है। तो मेल और फीमेल की मॉर्टेलिटी का मतलब है उनकी मृत्यु दर जो है वो अलग अलग है, और उनको अलग अलग ये इसमें दे रखा है। तो इससे हमें पता चलता है, ये एक इंडेक्स है लाइक अ कोहॉर्ट, जिससे हमें मालूम चल जाता है लाइफ टेबल के बारे में कि ये ग्राउंड स्क्विरल्स का किस तरह से लाइफ टेबल है। अब इसी में देखिए आप पॉइंट्स कि लाइफ टेबल फॉर ग्राउंड स्क्विरल्स शोज डेथ रेट्स फॉर मेल्स इन हायर देन दैट फॉर फीमेल्स। सॉरी, लाइफ टेबल्स फॉर ग्राउंड स्क्विरल की जो इसमें डेथ रेट है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसमें जो मेल्स हैं उनकी डेथ रेट ज़्यादा है कंपैरेटिवली टू फीमेल, नर ज़्यादा मर रहे हैं मादाओं से। और ये भी नोटिस किया गया कि जो मॉर्टेलिटी रेट है यानी मृत्यु की दर है जो वो लगभग आप देखेंगे कंसिस्टेंट है 1 टू नेक्स्ट ईयर, एक साल से अगले साल तक वो कंसिस्टेंट लगभग एक जैसी सी लग रही हैं हमें। नेक्स्ट स्लाइड में देखें सर्वाइवरशिप कर्व्स। अब सर्वाइवरशिप कर्व्स क्या होते हैं? डाटा इन ए लाइफ टेबल, अभी हमने पीछे लाइफ टेबल के बारे में स्टडी किया, तो जो डाटाज मिले हैं डाटा इन अ लाइफ टेबल कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली बाय अ सर्वाइवल कर्व।
तो जो लाइफ टेबल्स हैं उनके जितने भी डाटाज हमें मिलते हैं अलग अलग पॉपुलेशन को के लिए, वो सभी जब हम एक ग्राफिक रूप में एक ग्राफ के अंदर, क्योंकि ये तो पॉसिबल है ही नहीं सभी के लिए कि हम एक एक एनिमल के बारे में या एक एक बंदे को पकड़ पकड़ के हम देखें, तो जो ग्राफिकली हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं लाइफ टेबल्स को, दैट इज़ कॉल्ड सर्वाइवल कर्व। उसी को ही सर्वाइवल कर्व कहा जाता है। अब ये कर्व यूजली बेस्ड ऑन अ स्टैंडर्डाइज्ड पॉपुलेशन ऑफ 1000 इंडिविजुअल्स एंड द एक्स एक्सिस स्केल इन लॉगरिथम। तो ये भी अपने देखेंगे कि इसके अंदर जो है, जो हम ग्राफ मेंटेन करते हैं उसके अंदर हम पॉपुलेशन को लेते हैं वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे हम लॉगरिथम के साथ में उसकी ए स्ट्रक्चर को लेते हैं। अभी अब नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ देखिए इसके अंदर नीचे आप देख रहे हैं 0, 2, 4, 6, 8, 10। तो ये तो एज है, ये साल हैं। 0 मतलब बिल्कुल न्यू बॉर्न जो पैदा हुए हैं स्कूल, 2 साल के बाद 4 साल से, और 8 और 10। और इधर उनका सर्वाइवल है। सर्वाइवल का मतलब है इसके अंदर ये स्केल को अगर देखा जाए तो 1000 पर इंडिविजुअल्स के हिसाब से इनको देखा जाता है, जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट, इस सर्वाइवरशिप कर्व को हम 3 तरह की जनरल टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। आप इसमें देख रहे हैं, देखिए इसमें भी हम देखिए एक्स एक्सिस पे तो परसेंटेज ऑफ मैक्सिमम लाइफ स्पैन, ठीक है, जिसमें, और इधर वाई एक्सिस पे आप देख रहे हैं कि नंबर्स ऑफ सर्वाइवर्स, कितने नंबर्स है 1, 10, 100 और 1000। तो उसके बेस पे इन्होंने लिया है। इनको हम 3 तरह में डिवाइड कर सकते हैं, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। अब इसमें देखिए ब्लू लाइन से नीचे जो है कनकेव बनाया हुआ है टाइप 3, बिल्कुल बीच में ब्लैक लाइन जो है स्ट्रेट डायगोनल होती है, इसको हम टाइप सेकेंड। और जो ऊपर जिसमें एक मनुष्य की फ़ोटो दिखा रखी है, मैन की फ़ोटो दिखा रखी है, रेड लाइन से डिनोट किया है, ये टाइप 1। तो अगर हम ऊपर से देखें तो टाइप 1, 2 एंड 3 तीनों तरह के कर्व हैं, तो जिनकी डिटेल हम नेक्स्ट में देखते हैं। देखिए टाइप 1 कर्व। Type 1 curve typically of animals that produce few young but care for them well, जैसे humans और elephants, ठीक है। Death rate low until late in life, where rate increases sharply as a result of old age, wear and tear, accumulation of cellular damage, cancer। देखिए टाइप 1 कर्व हम पीछे मैं डायग्राम में दिखाती हूँ आपको कि टाइप 1 कर्व जो है वो इस तरह के एनिमल्स, अभी पीछे चलते हैं हम, देखिए टाइप 1 आप देखिए रेड लाइन से डिनोट किया है। इसमें क्या होता है, जो एज स्ट्रक्चर है, मतलब जो ह्यूमन बीइंग है वो अपने जीवन काल में, अपनी लाइफ में बच्चे तो कम पैदा करते हैं, पर उनकी जो है बच्चों को पैदा करने के बाद उनका सर्वाइवरशिप जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि वो लंबी एज जीते हैं। तो इसमें ऐसे मैमल्स आ जाते हैं जैसे ह्यूमन बीइंग्स हो गए, और उसके बाद में एलिफेंट्स, दोनों ही मैमल्स हैं, यानी कि अपनी लाइफ टाइम को ज़्यादा देर ज़्यादा अपनी ज़िंदगी को जीते हैं। तो जैसे पहले हम बोलते हैं कि हमारा एज स्ट्रक्चर 100 ईयर्स था, अब थोड़ा सा कम हो गया है, 70 to 80 ईयर्स तक हो गया है, ड्यू टू द इकोलॉजिकल एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से। और तो ये फैक्टर्स जो हैं वो भी इफ़ेक्ट करते हैं। तो नेक्स्ट आप देखिए टाइप 2 कर्व। टाइप 2 कर्व हैज़ फेयरली स्टीडी डेथ रेट थ्रू आउट द लाइफ, रॉडेंट्स। अब इसमें एग्जांपल रॉडेंट्स का दिया है। सेकेंड जो कर्व है वो, उसमें जो डेथ रेट होता है वो लगभग एक जैसा सही रहता है, ठीक है। इसमें देखते हैं हम पिछली स्लाइड में कि इसमें टाइप 2 स्क्विल देखिए, जो बीच में ब्लैक लाइन दिखाई दे रही है, काली डायगोनल जिसको बोलते हैं। तो इसमें ना तो जन्म की दर ज़्यादा है ना मृत्यु की दर ज़्यादा है, तो हम ये कह सकते हैं कि लगभग एक जैसी है। तो इसमें क्या होता है कि डेथ इज़ यूजुअली एज अ रिजल्ट ऑफ चांस पोजेसेस ओवर विच द ऑर्गेनिज्म हैज़ लिटिल कंट्रोल, यानी कि इनकी डेथ्स जो है वो इस तरह से हो जाती है कि ऑर्गेनिज्म पे अगर कंट्रोल कम हो, जैसे प्रेडेशन, कोई भक्षण हो जाए, कोई दूसरा मार दे या खा जाए, तो इस तरीके से ये जो है टाइप सेकेंड का कर्व जो है बनाती है। रॉडेंट्स वगैरह होते हैं इसके अंदर एग्जाम्पल, और शिकार वगैरह से, तो ये टाइप सेकेंड कर्व शो करते हैं।
टाइप थर्ड में जो कर्व है वो टिपिकली ऑफ स्पीसीज दैट प्रोड्यूस लार्ज नंबर्स ऑफ यंग वंस विच रिसीव लिटिल और नो केयर, फॉर एग्जाम्पल ऑयस्टर। एंड देखिए टाइप थ्री कर्व इन द एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू अगेन। देखिए टाइप थ्री में नीचे ब्लू लाइन का है जिसको हम कनकेव भी बोल सकते हैं। तो इसके अंदर ऑयस्टर दिखा भी रखा है। ऑयस्टर जो है बहुत सारे एग्स देता है, उसमें से ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे एग्स जो हैं वो आगे सरवाइव करेंगे। तो उनमें से प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा होती है, मतलब एग्स की लेइंग ज़्यादा होती है उनमें, लेकिन वो लक है उनका कि कितने उनमें से बचते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सर्वाइवल ऑफ यंग इज डिपेंडेंट ऑन लक। लार्वी रिलीज्ड इनटू सी हैव ओनली अ स्मॉल चांस ऑफ सेटलिंग on a suitable substrate. Once settled, however, prospects of survival are much better and long life too possible. इसका मतलब ये है कि बहुत सारे अंडे दे देते हैं, लेकिन लकीली जो बच जाएंगे किसी भी कारण से, कहीं छुप जाएं या किसी भी तरीके से जो इसमें बच जाएंगे वो ही आगे जाके अपने आप सेटल होते हैं और सरवाइव करते हैं अपनी लाइफ में और आगे लंबे चलते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, रिप्रोडक्टिव रेट्स। व्हाट आर रिप्रोडक्टिव रेट्स? एक्चुअली रिप्रोडक्टिव रेट्स में फर्स्ट पॉइंट में लिखा है, ए रिप्रोडक्टिव टेबल और फर्टिलिटी शेड्यूल इज एन एज स्पेसिफिक समरी ऑफ रिप्रोडक्टिव रेट्स इन पॉपुलेशन। किसी भी पॉपुलेशन में उसके प्रजनन की दर क्या है या उसमें कितनी फीमेल्स हैं जो कि फर्टिलिटी के प्रोसेस के अंडर में है, यानी कितनी ऐसी फीमेल्स हैं जो कि प्रजनन करने योग्य हैं, हु आर एबल टू रिप्रोड्यूस। ठीक है, तो ये इसके लिए भी एक कोहोर्ट बनाया जाता है जिसके अंदर जो है हम देखते हैं कि वो कैसे लाइफ स्पैन हो रही है। फॉर एग्जांपल देखिए, इसमें अगर हम बात करें कि एक साल में सपोज़ कि 2000 के अंदर कुछ फीमेल्स जो हैं 1000 फीमेल्स हुई, तो वो 1000 फीमेल्स में से कितनी बची? सपोज़ कीजिए उन 1000 में से 2021 आते आते जो फीमेल्स हैं उनमें से सिर्फ 300 बच पाई। तो वो 300 की 300 क्या आर दे एबल, क्या वो प्रजनन करके रिप्रोडक्शन के बाद में बच्चे पैदा करने योग्य हैं? तो ही उनको हम रिप्रोडक्टिव टेबल के अंदर इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो ये इसके अंदर मेल्स को इग्नोर किया जाता है। रिप्रोडक्टिव टेबल में टैलीज द नंबर ऑफ फीमेल्स प्रोड्यूस्ड बाय ईच एज ग्रुप। अब इसके अंदर प्रोडक्ट ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ फीमेल्स ऑफ अ गिवन एज दैट आर ब्रीडिंग एंड द नंबर ऑफ फीमेल ऑफस्प्रिंग दोज ब्रीडिंग फीमेल्स। अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया, द सेम थिंग इज हियर कि कितनी फीमेल्स जो हैं इसके अंदर ऐसे प्रोपोर्शन में है जो कि उनका एज स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो ब्रीड कर सकती हैं। ठीक है, तभी उनको रिप्रोडक्टिव टेबल के अंदर टैलीज रखा जाता है, क्योंकि रिप्रोडक्टिव टेबल में हम लोग अगर बात करें तो इसमें प्री रिप्रोडक्टिव एज एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज को लिया जाता है। तो प्री रिप्रोडक्टिव एज का मतलब होता है कोई भी फीमेल, एक गर्ल चाइल्ड जो है वो कभी भी अपने हार्मोनल सेक्रेशन से पहले शी इज़ नॉट एबल टू गिव बर्थ, वो कोई प्रजनन योग्य नहीं होती। जब उसके अंदर ओव्यूलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, यानी कि एडोलेसेंस एज के अंदर जब पीरियड्स का आना स्टार्ट हो जाता है, तभी वो प्रजनन योग्य होती है। और उसके बाद में आफ्टर द 45 और 50 ऐसी एज आ जाती है जिसको पोस्ट रिप्रोडक्टिव कहते हैं, यानी कि अब वो फीमेल जो है वो इस योग्य नहीं होती कि वो बच्चे पैदा कर सके। तो किसी भी फीमेल की अगर हम लाइफ को डिनोट करें तो 3 में डिनोट कर सकते हैं। प्री रिप्रोडक्टिव यानी कि उसकी बच्चे ना पैदा करने की क्षमता, फिर एक रिप्रोडक्शन का टाइम पीरियड आता है और उसके बाद फिर पोस्ट रिप्रोडक्टिव में वो योग्य नहीं होती कि बच्चे पैदा करे। तो इसी को हम कोहॉर्ट में देखते हैं। अब इसमें आपको जो जनरली एग्जांपल दिया हुआ है ये भी ग्राउंड स्केल का ही है, जिसके अंदर वैसी एजेस वगैरह दे रखी है, लेकिन इसके अंदर
वीनिंग अ लिटर। वीनिंग का मतलब होता है फीमेल्स का, कई जगह पे इसका मीनिंग होता है कि दूध छुड़वाने के लिए या कैसे भी। तो ये एक एग्जांपल, जनरल सा एग्जांपल है जिसके अंदर हम फीमेल ऑफस्प्रिंग की प्रोपोर्शन के बारे में नोटिस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज लाइफ हिस्ट्री। Study of life histories focuses on explaining why organisms differ in their reproductive pattern. लाइफ हिस्ट्री का मतलब हुआ किसी के जीवन का पूरा इतिहास। तो हम जो लाइफ हिस्ट्री है उसमें हम ये देखते हैं, हम ये एक्सप्लेन, इस बात पे एक्सप्लेनेशन होती है कि ऑर्गेनिज्म क्यों एक दूसरे से रिप्रोडक्टिव पैटर्न में, यानी प्रजनन की क्षमता के पैटर्न्स के आधार पे क्यों अलग अलग हैं, एक दूसरे से उनमें क्या डिफरेंसेस है। तो ये हम लाइफ हिस्ट्रीज के ऊपर एक्सप्लेनेशन लेते हैं। अब लाइफ हिस्ट्री ट्रेड्स क्या होते हैं कि ये नेचुरल सिलेक्शन से, प्राकृतिक वर्ण के नियम, जो कि नेचुरल सिलेक्शन का नियम एक्चुअली दिया किसने था, नेचुरल सिलेक्शन का लॉ जो है वो दिया था डार्विन ने, कि वही ट्रेड्स लाइफ हिस्ट्री में एनवायरनमेंट के अंदर वही ट्रेड्स रह सकते हैं, या तो वो डोमिनेंट हों या वो अपने आप को एबल करें कि जिस एनवायरनमेंट में वो रह रहे हैं। तो ये नेचुरल सिलेक्शन के बेस पर है। और लाइफ हिस्ट्री ट्रेड्स आर एवोल्यूशनरी आउटकम्स रिफ्लेक्टेड इन द डेवलपमेंट, फिजियोलॉजी एंड बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो जो लाइफ हिस्ट्री के ट्रेड्स हैं इवोल्यूशनरी, यानी कि उद विकास के हिसाब से हम देखें पुराना पीछे, हम अलग अलग फाइलम्स के साथ इनका रिलेशंस देखें तो वो किस तरह से डेवलपमेंट हो रही थी, उनकी फिजियोलॉजी क्या है, उस ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर्स क्या है और कैसे वो कनेक्टेड है उसके बारे में, तो वो हम इसके अंदर ट्रेड्स के बारे में स्टडी करते हैं। और जो करंट की लाइफ हिस्ट्री होती है, इवोल्यूशनरी का मतलब होता है बैक, पीछे वाले जितने भी हमारे फाइलम्स हैं उनमें आपस में क्या रिलेशन रहा। और करंट की लाइफ हिस्ट्री जो होती है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर ये देखती है कि ऑर्गेनिज्म इन द पास्ट दैट adopted this strategy left behind on average more surviving offspring that individuals who adopted other strategy। मतलब जो करंट की लाइफ हिस्ट्री है किसी की, तो उसमें ऑर्गेनिज्म का पीछे इतिहास कैसा था, उसका पास्ट कैसा था, उसने क्या अडेप्टेशंस की, क्या स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट किया जिससे कि वो अब बेटर सरवाइव कर रहे हैं, उसके आगे के ऑफस्प्रिंग, उसके बच्चे इस एनवायरनमेंट में और भी अच्छे से ढल गए हैं। तो उसको हम बोलते हैं करंट लाइफ हिस्ट्री। अब लाइफ हिस्ट्री डाइवर्सिटी में हम क्या स्टडी करते हैं, देखिए लाइफ हिस्ट्री डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता। तो यहाँ पर हमने जो एग्जांपल लिया है जैसे सेंचुरी प्लांट का, कि कुछ स्पीसीज, सम स्पीसीज एग्जिबिट सेमल पैरिटी और बिग बैंग रिप्रोडक्शन, दी स्पीसीज रिप्रोड्यूस वंस एंड डाई। कुछ ऐसी स्पीसीज होती हैं जो कि सेमल पैरिटी को शो करती हैं। सेमल पैरिटी का मतलब होता है ऐसी जातियाँ, ऐसी स्पीसीज जो पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार ही रिप्रोड्यूस करती हैं, प्रजनन करती हैं और फिर मर जाती हैं। यानी उससे ही ऑफस्प्रिंग जो होंगे वो एक बार प्रजनन काल के दौरान उसके बाद में होंगे और उसके बाद वो डेथ हो जाएगी। जैसे बैम्बू है, सालमन है, बैम्बू बांस का पेड़ है, सालमन, उसमें भी एक ही बार फूल आते हैं पूरे जीवन में, सेंचुरी का प्लांट है। तो इस तरह की स्पीसीज चाहे वो ऑर्गेनिजम्स में हो या वो प्लांट्स में हो, उसको बोलते हैं सेमल पैरिटी। वो जो एक प्रॉपर्टी शो करती है उसको सेमल पैरिटी, बिग बैंग रिप्रोडक्शन कहते हैं। नेक्स्ट इज सेमल पैरिस रिप्रोडक्शन। Semmelweis reproduction often an adaptation to erratic climatic condition। Semmelweis reproduction का मतलब होता है ये कुछ ऐसी असामान्य, जो कई बार हमारे नेचर के अंदर, प्रकृति में असामान्य जलवायु की कंडीशंस, यानी कि हमारी कुछ ऐसी कंडीशंस, ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं, उस समय में कुछ अडेप्टेशंस होते हैं। Suitable breeding conditions occur rarely and organisms devote all their resources to reproduction when conditions are good। इसमें जो suitable का मतलब है उपयुक्त प्रकार की अच्छी ब्रीडिंग कंडीशंस बहुत कम मिलती हैं, इसलिए जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने
रिप्रोडक्शन के लिए अपने सारे ही जितने उनके रिसोर्सेज हैं उन सब को कंडीशंस जब अच्छी आती हैं तो उसके अंदर वो उसको डिवोट कर देते हैं, समर्पित कर देते हैं, जैसे सेंचुरी प्लांट है। नेक्स्ट है इटेरोपेरस रिप्रोडक्शन। इटेरोपेरस रिप्रोडक्शन ह्यूमंस में, कैट्स में और बर्ड्स में, यानी पक्षियों में, मनुष्य में और बिल्लियों में पाया जाता है। इसका मतलब क्या होता है? सम स्पीसीज एग्जिबिट इटेरोपैरिटी और रिपीटेड रिप्रोडक्शन एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग रिपीटेडली ओवर टाइम। इसके अंदर जो स्पीसीज होती हैं उसके अंदर जो वो प्रोसेस जिसमें बार बार रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसमें बार बार जनन हो सकता है और उसके बाद बच्चे भी पैदा हो सकते हैं, यानी ऑफस्प्रिंग। ह्यूमन है तो ह्यूमन के, कैट है तो कैट के, बर्ड्स है तो उनको हम ऑफस्प्रिंग बोलते हैं। बार बार उनमें ऑफस्प्रिंग की पैदाइश हो सकती है एक टाइम पीरियड में, उसको बोलते हैं इटेरोपैरिटी, राइट। अब इटेरोपेरस रिप्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ? इटेरोपेरस रिप्रोडक्शन अकर व्हेन ऑर्गेनिज्म हैव गुड प्रोस्पेक्टस ऑफ रिप्रोड्यूसिंग इन फ्यूचर। मतलब जब जो इटेरोपेरस रिप्रोडक्शन के अंदर वही ऑर्गेनिजम्स ज़िंदा रह सकते हैं। एक तो उनका लाइफ जो है वो लंबी है, उनका जीवन काल लंबा है और उनके अंदर अच्छे प्रोस्पेक्टस हैं कि वो अपनी लाइफ में रिप्रोडक्शन के दौरान ऑफस्प्रिंग को पैदा कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लार्जर ऑर्गेनिज्म एंड दोज दैट एक्सपीरियंस मोर स्टेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस। और इसमें जो एनिमल्स होते हैं उनके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं और उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो एनवायरमेंटल कंडीशन के साथ में ज़्यादा स्टेबल, यानी कि वो ज़्यादा समतुल्य होते हैं। जैसे मनुष्य है वो जिस भी एनवायरनमेंट में रहता है, या कैट्स हैं, डॉग्स हैं, जिस भी एनवायरनमेंट में रहते हैं ये अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। देखिए हमारे अर्थ के ऊपर अलग अलग तरह का एनवायरनमेंट है। कुछ ऐसे ह्यूमन बींग्स हैं जो बहुत ठंडे एनवायरनमेंट में भी रहते हैं, कुछ ऐसे हैं जो बहुत गर्म में भी रह रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो मीडियम में भी रह रहे हैं। तो वो अपने आप को वैसा ही अडेप्ट कर लेते हैं, बट वो अपने जीवन काल में बार बार रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रेड ऑफ्स एंड लाइफ हिस्ट्री। अब ऑर्गेनिजम्स have finite resources which lead to trade-offs between survival and reproduction। देखिए जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके फाइनाइट रिसोर्सेज का मतलब उनके लिमिटेड, उनके कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं नेचुरली, जैसे फूड हो गया, शेल्टर हो गया, उनका जल है, वाटर है, ठीक है, ये सब चीज़ें जो बेसिक नीड्स है और वो सभी को ही चाहिए। तो वो जो फाइनाइट है वो एक लिमिटेड सीमित मात्रा में है। तो अब उनके अंदर अलग अलग स्पीसीज़ के अंदर जो है वो ट्रेड ऑफ होता है, भाई उनमें से कैसे उनको यूज़ किया जाए, वो कैसे सरवाइव करें, वहाँ पर रह सकें या रिप्रोड्यूस करें। तो इसमें एग्जांपल दे रखा है इन्होंने, कैस्ट्रल हुज ब्रूड्स वर आर्टिफिशियल एनलार्ज। जो कैस्ट्रल्स जिनके ब्रूड्स जो होते हैं अगर उनको हम आर्टिफिशियली एनलार्ज कर दें तो वो उनका सर्वाइवरशिप जो होता है वो पूरे विंटर के अंदर कुछ कम रहेगा, जबकि अगर उन बर्ड्स को आर्टिफिशियली करने की बजाय नेचुरली ही ब्रूड्स को रहने दें तो वो संख्या में कम होंगे, लेकिन वो उनका जो सर्वाइवरशिप होगा विंटर में वो ज़्यादा रहेगा। क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी ऑफ ऑफस्प्रिंग। देखिए ऑर्गेनिज्म फेस ट्रेड ऑफ बिटवीन द नंबर एंड क्वालिटी ऑफ यंग they can produce because they have only a limited quantity of resources to invest। नेचुरल सी बात है कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर ट्रेड ऑफ्स जो चलते हैं उनकी संख्या से रिलेटेड या उनकी क्वालिटी, उनकी गुणवत्ता से रिलेटेड होते हैं यंग वंस की, क्योंकि ये सभी जो है वो लिमिटेड क्वांटिटी, जो रिसोर्सेज जो हैं अगर वो लिमिटेड क्वांटिटी में है तब उनके अंदर ये प्रोडक्शन जो है रहेगी, ट्रेड ऑफ्स रहेंगे। तो ये जो चॉइसेस होती हैं ये कुछ मतलब लार्ज और कुछ स्मॉल, कुछ बड़े और कुछ छोटे ऑफस्प्रिंग होते हैं, उनके अंदर दोनों में चॉइस रहती है। अब इसमें लास्ट में आप देख रहे हैं कि देखिए ऊपर जो एग्जांपल दिया है कि जो ये आप देख रहे हो कितने सारे इसमें सीड निकल रहे हैं ना, दिस इज़ द डैंडेलियन प्लांट। अब इस प्लांट में ये वीडी है, जंगली प्लांट है, तो इसके अंदर ये आप देखते हो कि कितने सारे सीड्स जो हैं वो क्विकली प्रोड्यूस हो रहे हैं और सारे के सारे तो नहीं पैदा होंगे, लेकिन इनमें से ये तो एंश्योर है कि जब संख्या ज़्यादा है
तो सभी के सभी पैदा नहीं हो पाएंगे, लेकिन जितने भी होंगे वो टिल लास्ट तक रहेंगे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं नेक्स्ट सेकंड में कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जैसे कोकोनट है। कोकोनट पाम में देखिए क्या है कि इसके अंदर जो सीड्स हैं, जो इसके बीज हैं वो बहुत बड़े हैं, ठीक है। बट ये जो एंडोस्पर्म की तरह इसके अंदर काम हो रहा है सीड्स के अंदर, और ये जो एंडोस्पर्म होता है वो न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड कर रहा है एम्ब्रियो को, जो उसके अंदर भ्रूण है उसके अंदर पोषकता का जो तत्व होते हैं उसको दे रहा है। और ये एक अडेप्टेशन है जो हेल्प करती है कि ये क्या हुए, ये कैसे ऑफस्प्रिंग होंगे, सक्सेस ऑफ अ रिलेटिवली लार्ज फ्रैक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग। तो इससे जो ऑफस्प्रिंग होंगे